पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आपको बताने के परीक्षण कैसे लिखा जाता है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। चारपाई पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? किसी किसी को कहा जाता है कि भाई तुमने तो बिल्कुल चारपाई पकड़ ली। इसको कहा जाता है बीमार होना। जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर उसका क्या, चारपाई ही पकड़ लेता है, चारपाई पर ही लेटा रहता है। तो आंसर आपका अगर सी है तो बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आंख का समानार्थी शब्द यहाँ पर क्या होता है। कि आंख के तो बहुत सारे समानार्थी होते हैं, ये बात आपको ही पता है साथियों। आंख को लोचन कहते हैं, नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, दृक कहते हैं, दृष्टि कहते हैं साथियों, है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं गगन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी नहीं कहते, लोचन कहा जाता है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, निपुण का समानार्थी आपसे पूछा जा रहा है। निपुण का मतलब पता क्या होता है साथियों? एक्सपर्ट कहते हैं निपुण को, दक्ष भी कहते हैं, जानकार भी कहते हैं। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो अभिज्ञ भी कहा जाता है। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको मुमूर्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमूर्षु कहा जाता है, जिसे मर जाने की कामना हो। अगला देखिए, मुंह में ठेपी देना, इसका मतलब क्या हो सकता है साथियों? बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना, या खूब बदनाम करना, या दीनता प्रकट करना। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कुछ ना बोलने देने को कहा जाता है मुंह में ठेपी देना। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, परकीय का विलोम क्या हो सकता है? ये भी कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछिए। आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? विलोम पूछा जा रहा है। तो परकीय का विलोम स्वकीय होता है और स्वकीय का विलोम परकीय होता है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्पों में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो तो उस भूमि को तो क्या कहा जाएगा? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसको क्या कहा जाए? देखिए, जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरा कहा जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो तो उसको ऊसर कहा जाता है। तो ऊसर आपके सवाल का जवाब होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या हो सकता है? देखिए, कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला, और इसका विलोम होता है क्या? कृतज्ञ भी कहते हैं और अकृतज्ञ भी कहते हैं। छोटा आ लगा दो इसमें, तो ये भी इसका विलोम हो सकता है, हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपसे चयन पूछा जा रहा है कि आकांक्षा कैसे लिखा जाता है। जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है। तो मैं कहूंगा साथू, जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आकांक्षा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। दिल्ली में मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के अंदर या दिल्ली के भीतर? तो मैं कहूंगा दिल्ली में मलेरिया का जोर है, तो यहां पर साथू में आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप दुर्बोध बताएंगे? नहीं, आप दुर्जय भी नहीं बताएंगे साथू, आप दुर्दम बताएंगे। क्या बताएंगे? जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाता है, और जिसे भेदा ना जा सके उसको दुर्भेद्य कहा जाता है। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आगामी आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू। यहाँ पर आगामी लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। आगामी होता है साथू, क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आगामी होता है। तो गलती कहाँ पर है? गलती आगामी में है, तो यही आपका जवाब होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथू बताइए? तो मैं कहूंगा उसको विकेंद्रीय कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द विकेंद्रीय होता है। संकीर्ण का साथू विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। संकीर्ण का देखिए, उत्तीर्ण का विलोम तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, संकुचित का विलोम विस्तृत हो जाएगा, लेकिन संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। विस्तीर्ण आपके सवाल का जवाब हो जाता है। इतिहास का जानकार, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथू, मुझे बताइए। देखिए, लिखित इतिहास से पहले के जो काल होता है ना उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जो पुरातत्व संबंधी होता है उसको पुरातात्विक कहा जाता है, और इतिहास से संबंध रखने वाले को साथू ऐतिहासिक कहा जाता है। लेकिन इतिहास के जानकार को साथू इतिहासज्ञ कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता चुका हूं। सही वर्तनी वाले शब्द का साथू चयन करिए। आपको बताना है पारस्परिक कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जैसे बी में लिखा हुआ नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पारस्परिक बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, रिक्त का आपसे यहां पर विलोम पूछा जा रहा है कि रिक्त का विलोम सातु क्या हो सकता है। तो रिक्त का विलोम पता क्या होता है सातु? पूर्ण होता है। रिक्त का विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मनोरथ का सातु विलोम क्या हो सकता है बताइए। मनोरथ का विलोम मैं कहूंगा कामना होता है। मनोरथ का विलोम कामना, यानी कि आंसर आपका। पाव बारह होना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? पाव बारह होना तो बहुत नुकसान होना, घमंड करना, खूब लाभ होना। बिल्कुल सही साथियों, खूब लाभ होने को कहा जाता है पाव बारह होना। अगला सवाल देखिए साथियों पर है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। तो पहले गवर्नर आपसे बहुत पूछे जाते हैं। सर ऑसबर्न स्मिथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। उसके बाद देखिए साथों, FEMA की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या फॉरेन एक्सचेंज मास्टर एसोसिएशन होती है? नहीं। फॉरेन एक्सरसाइज मैनेजमेंट एसोसिएशन होती है? नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होती है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। फीमा की फुल फॉर्म सातु यही होती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि सूरजताल झील कहां पर है। क्या ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है? बिल्कुल सही जवाब, हिमाचल प्रदेश में ही सूरजताल झील है। राइट आंसर आपका भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। अमीर खुसरो सितार से संबंधित है, बिल्कुल। रविशंकर जी भी सितार से संबंधित है, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खान नहीं है। नहीं है, तो यही आपका जवाब है। अगला देखिए साथों, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि
कलपक्कम मिनी रिएक्टर को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया है ना। इनमें से कौन से कथन सही है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो पहला वाला तो सही है, कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पर दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक मुझे बता दीजिए। मैं कहूंगा संजय बारू इनका नाम है, और संजय बारू ही द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको साथों ये ध्यान रखना है कि वीरता और साहस के लिए ही देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। अगले नंबर का सवाल है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर है, बताइए। तो ये साथियों मैं कहूंगा ये कहां पर है, ये दिल्ली में स्थित है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद देखिए, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांझ की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखिए, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर की अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। कहां पर है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर, ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए साथियों, ये किस खेल से संबंधित है। मैं कहूंगा ये तैराकी से संबंधित है। कौन सा शब्द, फ्री स्टाइल शब्द। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किसके पास है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो इनमें से अगर बात करते हैं तो कनाडा आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो पता, कंप्यूटर चिप को तो साथ माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो माइक्रोचिप आपके सवाल का जवाब होगा। गुंडेचा बंधु का संबंध किस घराने से है, बताइए। तो मैं कहूंगा जो डागरी घराना है, डागरी घराने से साथियों गुंडेचा बंधु का संबंध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो लॉरी बेकर इनका नाम है, और लॉरी बेकर को ही गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। कह रहे हैं जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर का वसा किससे संबंधित होगा। तो उसी प्रकार शरीर का वसा जो है ना साथियों, ये मोटापे से संबंधित होगा। यानी कि शरीर का तापमान बढ़ने से क्या होता है, बुखार आता है इंसान को। शरीर का जब वसा बढ़ता है तो क्या होता है, मोटा हो जाता है इंसान। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी एक विशिष्ट कूट भाषा में प्रिटी को इन नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, साइंस को इन नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, तो प्रिंस को किन नंबर्स के रूप में लिखा जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ कभी भी अगर कोई वर्ड हो और कुछ नंबर हो, फिर कुछ वर्ड हो और कुछ नंबर हो, और फिर कुछ वर्ड हो और आपसे पूछ रहे हैं इसके लिए क्या नंबर, तो मैं कहूँगा इसके लिए कोड होता है। जैसे पी का कोड हो सकता हो 8 कहा गया हो, आर का कोड 9 कहा गया हो, ई का कोड 4, टी का कोड देखिए 7, और फिर टी का कोड 7। उसी प्रकार एस का कोड 6 कहा हो और ई का कोड 4 कहा हो। तो पी का कोड देखिए इसमें से क्या है, पी का कोड 8 है, तो 8 आ जाएगा। देखिए सारे ऑप्शन में 8 8 8 है। आर की अगर बात करें, आर का कोड साथियों 9 है तो 9 आ जाएगा। आई का कोड हमें यहां से मिल जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। एनसीई का कोड क्या है, एनसीई का कोड 1 5 4 है, तो 1 5 4 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 89 21 54 कहां पर लिखा हुआ है, 89 21 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो PHW है, उसके बाद SKZ हो गया है, उसके बाद WD हो गया, फिर BTI हो गया है। तो अगले नंबर पर कौन से 3 लेटर यहां पर आ सकते हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों, अगर हम कोशिश करें कि P से S बनाए तो P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ाया गया है। S 19 पर होता है, W 4 पर, W 23 पर होता है, तो अब 4 बढ़ा दिया, यानी कि पहले 3 बढ़ाया गया फिर 4 बढ़ाया गया। W से B हुआ है, देखिए W X Y Z A B, यानी कि यहाँ पर पूरा 5 बढ़ाया गया, तो अब साथियों 5 बढ़ाया गया। तो अब मैं तो कहूंगा कि ए लेटर पता करने के लिए 6 बढ़ाया जाना चाहिए। तो बी में अगर आप 6 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा साथियों, यानी कि एच आ जाएगा, बिल्कुल साथियों। और एच देखिए एक तो यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। अब इसको देखिए, एच से क्या हुआ, यानी कि 8 से 11 हुआ है तो 3 बढ़ाया गया, फिर 11 से 15 हुआ है तो 4 बढ़ाया गया, अब यहाँ पर 5 बढ़ाएगा तो यहाँ पर भी साथियों 6 बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा जेड आ जाएगा। तो एच और जेड ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो यही आपका जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर जो जो कहा जा रहा है बस उतना उतना आप करते जाएंगे, तो मेरा मानना है कि आप सही जवाब तक बहुत आराम से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि सी ए का पुत्र है, चलिए, लेकिन ए सी की मां नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है, आपसे कहा गया है, एक सिंपल सी बात कही गई कि सी जो है ना, सी ये ए का पुत्र है, सी जो है ये ए का पुत्र है, तो ये पुत्र है तो सातों प्लस लगा लेंगे। अच्छा एक बात देखिए, सी ए का पुत्र है लेकिन ए जो है ना ये सी की मां नहीं है, तो भाई साहब ये पिता होंगे, पिता के लिए प्लस लगा दिए। देखिए पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे और माता के लिए या स्त्री के लिए मैं कहूंगा सातों माइनस लगाएंगे। तो डी और सी विवाहित युगल है, यानी कि ये अगर बात करते हैं ये सी हो गया और ये डी हो गया, यानी कि ये आपस में पति पत्नी है, ये पति हो गया ये पत्नी हो गई, ठीक है, और ये इनके पिताजी हो गए सी के। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि ई जो है ना ये सी का भाई है, तो ई की अगर बात करते हैं साथों ये सी का भाई हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। डी की पुत्री एफ है, यानी कि डी की पुत्री एफ है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की पुत्री साथों एफ होगी, पुत्री है तो माइनस लगा देंगे। जी ए का भाई है, जी जो है ना ये ए का भाई है। अच्छा भैया जी की अगर बात करते हैं तो साथों ए का भाई, यानी कि अब ये दोनों भाई भाई हैं, यानी कि ई का एफ से क्या संबंध है, यानी कि ये ई एफ
को क्या कहेगा? देखिए ये भाई का बेटी है, तो भाई की बेटी को साथियों क्या कहा जाता है? भतीजी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ई का एफ से क्या संबंध, यानी कि एफ क्या कहेगी ई को, तो एफ क्या कहेगी? पिताजी के भाई को चाचा कहा जाता है, तो चाचा आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ना साथियों, ये महिलाओं को दर्शा रहा है, यानी कि जो त्रिभुज में नंबर है वो सारी महिलाएं हैं, ऐसा मान लीजिएगा। वर्ग की अगर बात करते हैं ये माताओं को दर्शाता है, तो वर्ग की अगर बात करते हैं ये माताओं को दर्शाता है। और वृत्त की अगर बात करते हैं साथियों, वृत्त की अगर बात करते हैं तो ये नृत्यांगनाओं को दर्शाता है, यानी कि अलग अलग खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या निरूपित करती हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं नृत्यांगना है लेकिन माताएं नहीं, माताएं नहीं है तो माताएं ये हैं, यानी कि इनमें से आंसर आपका नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि 9 एक ऐसा नंबर है जो कि महिला भी है, जो कि नृत्यांगना भी है, लेकिन माताओं के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो 9 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर 9 था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, हर एक टाइप का सवाल करवाऊंगा, जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और एग्जामिनर पूछ रहा है साथ, उस टाइप के सवालों को मैं करवाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को छोड़कर अगर आप गए तो सिलेक्शन के लिए फिर आपके लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये क्लासेस बहुत मेहनत के बाद साथों तैयार की जाती है। इनकी पीपीटी क्वेश्चंस को देखा जाता है साथियों, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें साथियों, है ना। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी में लिखे होते हैं। आपको सिर्फ इतना बताने कि इन लेटर्स में से अगर ये इंग्लिश की डिक्शनरी में होते तो आप सबसे पहला कौन सा वर्ड देखते, है ना, कौन सा वर्ड देखते, बस इतनी सी बात। देखिए LET यहाँ पर है, LETH यहाँ पर है, LETH यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर LEA है ना, यहाँ पर LEA है, यहाँ पर LES है। तो मैं कहूँगा LEA वाले पहले आएंगे। तो बताइए V पहले आता है या S पहले आता है? मैं कहूँगा S पहले आता है ना। T की अगर बात करिए बाद में आता है, ये तो बाद में आएगा ही, यानी कि ये वाला सबसे पहले आ जाएगा 4 वाला। उसके बाद साथियों क्या एस के बाद टी आता है, तो अब ये आ जाएगा 2 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं देखिए LEV, ये 3 वाला आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों LES पहले आता है या LET पहले आता है, तो LES पहले आता है, 5 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, यानी कि 423 51 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि विकल्पों में से उन बॉक्स का चयन करिए जिनमें निम्नांकित क्षेत्र को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए साथियों, ये बड़ा ही शानदार सवाल है, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए। देखिए साथियों, सबसे पहले मुझे बताइए, जैसे कि ये 3 है, 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 3 है तो 3 का विपरीत 6, यहाँ पर 5 है, तो 3 का विपरीत हमें यहाँ पर सामने दिखना नहीं चाहिए 5, ठीक है। 6 है, 6 का विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है। 2 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन सकता है इसकी मदद से। अगर इसको बंद करोगे ना, ये तो खुला पासा, इसको बंद करोगे तो ये वाला पासा साथियों बन जाएगा। इसको देखिए, जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है, 2 का विपरीत 4 है, इसमें नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत साथियों 1 है, नहीं दिख रहा है। 5 के विपरीत 3 है, नहीं दिख रहा है, ये भी बन सकता है पासा। इसकी अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, 4 है, 4 का विपरीत 2 है, अब यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है। 4 का विपरीत 2 है, नहीं बन सकता है, क्योंकि दिख रहा है 4 का विपरीत 2, दिखता थोड़ी ना है, विपरीत तो दिखता ही नहीं है साथ। तो 1 का विपरीत यहाँ पर 6 है, नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत यहाँ पर 3, 5 का विपरीत क्या है? 3 है, और 5 के विपरीत दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता है। यानी कि कौन कौन से पासे बन सकते हैं? मैं कहूँगा A वाला बन सकता है और B वाला बन सकता है, तो A भी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रोटेक्शन को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है, तो एब्सोल्युटली को किन लेटर्स के रूप में लिखा जाएगा? इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, जैसे कि P 16 पर होता है, Q 17 पर होता है, R 18 पर होता है, Q 17 पर होता है। 1 घटाया, 1 प्लस किया पहले और फिर 1 घटाया, O 15 पर होता है, P 16 पर होता है, फिर 1 प्लस किया इन्होंने, T 20 पर होता है और S 19 पर होता है, 1 घटा दिया। यानी कि यहाँ पर तो वही चीज़ें चल रही, 1 प्लस 1 घटाना, 1 प्लस करना, 1 घटाना, 1 प्लस 1 घटाना। तो इसमें भी हम वही करके देख लेते हैं। 1 प्लस करेंगे B आ जाएगा, 1 घटाएंगे A आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो साथों T आ जाएगा, 1 घटाएंगे N आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा साथों? M आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो साथों T आ जाएगा। ये कौन से, इतना देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? BATN MT, ऐसा ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी आगे भी यही लॉजिक लगेगा, यही रूल लगेगा, तो आगे का भी आपको यही चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्निक और जोहरा ये टीवी देख रहे हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं तो 4 लोग हैं, 1 2 3 और एक साथ, यहाँ पर 4 लोग बना लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि याग्निक जोहरा के बाईं ओर बैठा है जो विल्सन के बाईं ओर है। देखिए जोहरा के बाईं ओर बैठा है कौन? याग्निक। तो जोहरा को आप कहीं पर भी बैठा लीजिए, मान लीजिए जोहरा को हमने यहाँ पर बैठा लिया, जोहरा के बाईं ओर बैठा हुआ है कौन? जोहरा के बाईं ओर बैठा हुआ है सातु याग्निक, तो जोहरा के बाईं ओर सातु हम बैठा लेंगे किसको? याग्निक को, ठीक है।
जोहरा के बाईं ओर हमने याग्निक को बैठा लिया। अब कहने कि जो विल्सन के बाईं, जो का मतलब दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला याग्निक है, दूसरा वाला जोहरा है, यानी कि जोहरा विल्सन के बाईं ओर है, विल्सन के बाईं ओर है साथियों जोहरा, तो विल्सन जाहिर सी बात है साथियों यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि याग्निक के बाईं ओर कौन है, याग्निक के बाईं ओर कौन है, इस तरफ कौन है। अच्छा अब देखिए यहाँ से इसको नंबर को हटा दीजिए, यहाँ पर एक नंबर बढ़ा दीजिए। अब 3 लोग आपने ऑलरेडी बैठा दिए हैं, एक लोग बचा है जो कि पीटर अभी नहीं बैठा है, तो पीटर यहाँ पर बैठेगा, है ना। तो यदि वह किसी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, कौन, देखिए याग्निक के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, याग्निक के बाईं ओर कौन बैठा है, यदि वह पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। किसकी बात चल रही है, याग्निक की बात चल रही है कि याग्निक पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो भाई साहब याग्निक पंक्ति के छोर पर नहीं है, अच्छी बात है, तो पीटर है, तो पीटर आपके सवाल का जवाब हो जाता है। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक पंचभुजा मेज के एक एक कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो साथियों एक पंचभुजाकार हम मेज बना ले, देखिए एक कोना, दूसरा कोना, ये आपका तीसरा कोना, ये आपका चौथा कोना, और ये कितना साथियों 1 2 3 4 5 कोने हो गए, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर हम बैठा देंगे ए बी सी डी ई को। आपसे कहा जा रहा है कि सी ए की दाईं ओर और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि सी की अगर हम बात करते हैं, सी जो है ना साथियों, सी को यहाँ पर मान लीजिए बैठा दे, कह रहे हैं कि सी ए की दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ए की दाईं ओर बैठा दिया हमने सी को, है ना, और डी की बाईं ओर बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पर बनेगा। डी की बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, अच्छा डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पर बैठेगा। डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी है, ठीक है, हो गया। कहा जा रहा है कि ई ए और डी के बीच में नहीं है, यानी कि ई जो है ना ये ए और डी के बीच में नहीं, यानी कि ए और डी के बीच में ई नहीं है, यानी कि ई यहां पर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ई आपका यहां पर होगा। ई की अब देखिए ए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बी आ जाएगा। ए बी सी डी ई, पांचों के 5 लोग बैठ गए। कहा जा रहा है कि ई की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो ई की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बी है, तो बी आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि ए गुणा को निरूपित करता है, यानी कि ए जहां पर आपको दिखे गुणा लगा देना, आपको बी जहां पर दिखे सातों क्या लगा देना, भाग लगा देना, और जहां पर आपको सी दिखे माइनस लिख देना, और जहां पर आपको डी दिखे तो सातों प्लस लिख देना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखिए लिखा हुआ है 55 5 5 5 और सातों यहाँ पर 3। तो अब देख लेते सातों इसमें कौन कौन से चिन्ह बैठा है, जिसके ए है तो ए का मतलब गुणा है तो गुणा आ जाएगा, बी है बी का मतलब भाग है तो भाग आ जाएगा, और सी की अगर बात करें माइनस है, और डी का मतलब क्या है सातों प्लस है। तो इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए सबसे पहले 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, भाग है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा 55, एकम आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा। 55 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आपसे कहा जा रहा है सातों समुद्री जीव जंतु है, झींगा है और वॉलरस है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वॉलरस और झींगा, ये दोनों समुद्री जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो मान लीजिए ये समुद्री जीव जंतु हो गया, ये झींगा हो गया और ये वॉलरस हो गया, तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ दंत चिकित्सक सर्जन हैं, सभी सर्जन डॉक्टर हैं। तो मान लेते हैं सातों यहाँ पर जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं, कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है, तो कुछ दंत चिकित्सक सर्जन हो गए। सभी सर्जन कौन है सातों, सभी सर्जन यहाँ पर डॉक्टर बताए जा रहे हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, बिल्कुल इतने दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, ये सही है। कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि कुछ सर्जन दंत चिकित्सक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मैं कहूँगा केवल आपका कौन सा सही है, केवल आपका पहला वाला सही है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कलम का स्याही से वही संबंध है जो सुई का किससे है। तो कलम देखिए लिखने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, कलम के लिए स्याही का इस्तेमाल करते हैं। तो सुई से कपड़ा सिलते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, मतलब सुई से कपड़ा सिलने के लिए धागे की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपका जवाब धागा हो जाएगा। तो राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, ठीक है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 है, और लड़कियों की जो औसत आयु है वो 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, और मैं कहूंगा ऐसा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो हजारों हजार बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा और इसको स्किप कर देगा। लेकिन आप यहां तक अगर पहुंचे हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए बहुत प्यार से। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपको एग्जाम में क्या दिया जाए, सबसे पहले छात्रों का औसत दिया जाए। छात्रों का औसत का मतलब है इसमें लड़कियों का भी शामिल है और लड़कों का भी शामिल है, और उसके बाद आपको लड़कों का अलग दे दिया जाए और लड़कियों का अलग दे दिया जाए, और फिर पूछा जाए कि लड़कों
की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपकी अगर बात करते हैं साथियों लड़कों का औसत अनुपात और आपको लड़कियों का औसत अनुपात यहाँ पर लिख लेना है। लड़कों का कितना है साथियों 18.4 है, ठीक है 18.4 है, और लड़कियों का कितना है साथियों 16.4 है, ठीक है भैया 16.4 है यहाँ पर लड़कियों का। अब आपको नीचे पता क्या लिख लेना है, अब आपको नीचे लिख लेना है दोनों यानी कि छात्रों का औसत कितना है 16.8 है, ठीक है 16.8 है। अब इनका अगर आप लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना चाहते हो तो इनका डिफरेंस रख दीजिए साथियों, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि 18.4 में से 16.8 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों 6.1 यानी कि 1.6 बचेगा। और अगर 16.4 या कह लो 16.8 में से 16.4 को घटाओगे साथियों तो 0.4 बचेगा, यानी कि यही इनका रेशियो होगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि 1:4। ये क्या निकला, ये लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकला, और यही आपसे पूछा जा रहा था 1:4 ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% कितना होगा। तो पहले वो संख्या तो निकालिए, फिर उस संख्या का 20% भी निकाल देंगे। मान लीजिए वो संख्या सातों x है, तो उस x संख्या, ठीक है वो x संख्या और इसके 1/3 यानी कि इस x का 1/3 क्या होगा, एक x/3 होगा। इसका जो अंतर है, अंतर कर दिया, इसका जो अंतर है वो 520 है, ये बात सातों यहाँ पर कही गई है। उसके बाद आपसे कहा, अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बटे में 1 मान सकते हैं, माइनस लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3x आ जाएगा, 1 की गुणा 1 से करोगे तो x आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, बराबर आपका यहाँ पर 520 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 की गुणा 52 से कर दीजिए, 3x में से 1x जाएगा तो साथ 2x बचेगा, बराबर 520 गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब x का मान सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं और उसके बाद उस x का 20% हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 520 गुणा 3, और ये 2 था ना वो नीचे आ जाएगा, 2 से अगर इसको कट करेंगे 2 दूना 4, 2 छंग 12 इतना आ गया, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको सातों कैलकुलेट कर डालिए, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 7 यानी कि 720 यहाँ पर आ चुका है x का। अब सवाल में कहा जा रहा था कि x का यानी कि 720 का 20% कितना होगा, तो 780 का 20% की अगर बात करते हैं तो कितना होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 78 दुना कितना होता है 156 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि उस संख्या यानी कि 780 का 20% 156 होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि x धनराशि को a b c के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि a और b के भागों का अनुपात 3:4 है, यानी कि a अगर 3 है तो b 4 होगा। a और c के भागों का अनुपात 5:8 है, यानी कि अगर यहाँ पर a 5 है तो c 8 होगा। तो कहा जा रहा है कि यदि b और c के भागों के बीच का अंतर 312 है तो x का मान निकालना है आपको। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ये मुझे लगता है। देखिए पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको a:b दे रखा हो सवाल में और आपको साथों क्या दे रखा हो, यहां पर अगर बात करते हैं साथों आपको a:c दे रखा हो तो आप क्या निकाल सकते हैं। देखिए मैंने तो इतना सीखा है, मैंने तो ये सीखा है कि अगर a:b दे रखा हो और b:c दे रखा हो तो इसकी मदद से हम a:b:c बहुत आराम से निकाल लेते हैं। और जब ये निकल जाएगा तो b और c के बीच के भाग का अंतर भी आपको पता चल जाएगा जो कि 312 है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि a और b तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर फिर b और c नहीं दे रखा है, a और c दे रखा है। तो पता साथों आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इसको a b को ना लिखकर इस तरह से लिख लीजिए a:b:a और फिर लिख लीजिए साथों a:c। देखिए वैसा ही हो गया ना, क्योंकि ये चीज सेम आना चाहिए, तो ये चीज हमने सेम कर दी। यानी कि अब यहाँ पर जो निकलेगा वो पता क्या निकलेगा, b:a:c निकलेगा, जिसको हम बहुत आराम से a:b:c कर लेंगे। अच्छा तरीका क्या होता है, कैसे निकलता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऐसे करके, यानी कि अगर कितना है साथों बी ए कितना 3 4 था ना, तो 4 3 हो जाएगा, 4:3 हो गया। और AC कितना है, AC आपका 5:8 है, तो इस टाइप से गुणा करा लीजिए। जैसे कि 4 पंजे 20 तो B हो जाएगा 20, 3 पंजे 15 तो 15 हो जाएगा A, और 3 अट्ठे 24 तो ये सातों ये हो जाएगा। सवाल में कहा जा रहा था कि B और C के भागों के बीच अंतर 312 है। यहाँ पर B और C के बीच भागों के बीच अंतर कितना है, 4 है, यानी कि 4x की वैल्यू ही 312 है। तो x की वैल्यू मुझे बता दीजिए, x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 312/4 आ जाएगी, है ना। x कितना निकलेगा, 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32, यानी कि 78 यहाँ पर सातों निकल आएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि x का मान सातों कितना होगा। x का मान पता कैसे निकालेंगे, x क्या है आखिर, x एक धनराशि है, यानी कि x की अगर हम बात करते हैं ये पूरी धनराशि है x जो a b c में बांटी गई है। तो a और b में c में कितना बांटा गया है, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 30 35 हो जाएगा, 35 और 24 कितना हो जाएगा, 35 और 24 आपका कितना हो जाएगा, 9 और 6 69 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। सॉरी 69 नहीं बल्कि 59 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर x बराबर 78 है तो पूरी धनराशि साथियों 59 है, तो 59 की गुणा आपको किससे करा देना है, 78 से करा देना है, आपको वो पूरी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। चलिए तो 78 की गुणा साथियों 59 से हम लोग यहाँ पर करा लेते हैं, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, है ना।
सातवीं में आपका 63 हो जाएगा, 63 और आपका 7 कितना हो जाएगा, आपका ये 70 हो जाएगा, और 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये आपका 39 हो जाएगा, 2 आ गया, 0 आ गया, 16 आ गया, यानी कि 4602 करके आंसर आ रहा है। और 4602 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको इस सवाल में लगे, लेकिन अगर आप इस सवाल की 1 से 2 बार 3 बार सातों प्रैक्टिस करा लेंगे तो कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं महसूस होगी, बहुत आराम से इस सवाल का जवाब भी आप लोग दे देंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम 210 है और एचसीएफ 5 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका एक सूत्र होता है साथियों, क्या, पहली संख्या है ना, अगर आपको ऐसा दे रखा हो सवाल, पहली संख्या उसमें गुणा कर दो दूसरी संख्या से, बराबर एलसीएम की गुणा साथियों किससे कर दो, एचसीएफ से कर दो, है ना। इसमें अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एक संख्या दे रखी है यानी कि 30 आपको दे रखा है, आपको दूसरी संख्या निकालना है। देखिए सवाल में एलसीएम भी आपको दे रखा है, एलसीएम आपको कितना 210 दे रखा है, एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो बस यहाँ से तो बहुत आराम से साथियों आपकी दूसरी संख्या निकल आएगी। देखिए दूसरी संख्या की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 210 गुणा 5 और ये बराबर लगाए ना तो ये 30 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, यानी कि दूसरी संख्या कितनी निकलेगी, 35 निकलेगी, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी कि ए करता है 15 घंटे में खाली कर देता है, ए की अगर बात करते हैं तो ये 15 घंटे में खाली कर देता है, और बी की अगर बात करते हैं ये 18 घंटे में खाली कर देता है। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि सी की अगर बात करते हैं 6 घंटे में भर देता है। भरने के लिए प्लस लगा देते हैं और खाली जो कर रहा है उसके लिए माइनस लगा देते हैं। चलिए उसके बाद कहा गया कि यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय भर जाएगा। सबसे पहले एक नंबर लीजिए जो कि 15 से 18 से 6 से कट सके, मैं कहूँगा 90 वो नंबर हो जाएगा। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 18 पंजे 90 और 6 की अगर बात करते हैं 6 कम 6 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30। यानी कि कहने का मतलब है कि ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली करता है, बी 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली करता है और सी 1 घंटे में 15 लीटर पानी भर देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं सा, तो यहाँ पर भी अब देखिए, अब ये देखिए 1 घंटे में पानी कितना भरा जा रहा है। देखिए अगर मान लेते हैं साथियों 15 भरा और इसने इन दोनों ने मिलकर 6 + 5 यानी कि 11 खाली कर दिया, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी, मैं कहूँगा 11 में से ये 4 घंटे 4 पानी 4 लीटर पानी है ना, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरा गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी का 2/3 भाग, टंकी कितने लीटर की है, 90 लीटर की, ये टोटल पानी होगा, इसका 2/3 भाग देखिए कितना होगा, 30 आ जाएगा, 30 दूना 60, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि टंकी का 60 लीटर भाग कितने समय में भर जाएगा अगर 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। चलिए तो देख लेते हैं साथ, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 15 घंटे लगेंगे। तो 15 घंटे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल देखिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि जब 176 को 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर होगा। सबसे बड़ा हिस्सा ये है और सबसे छोटा हिस्सा ये है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें कितना सा तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। अरे 6 में से एक जाएगा 5 दिखेगा, तो 176 का आपको क्या निकालना है साथों, एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करते हैं 5 निकालना है। टोटल कितना है, टोटल 6 4 10 और 11 11 यहाँ पर आ जाएगा, 11 एकम 11, 6 जाएगा 11 ढंग 66, 16 पंजे 80। मैं कहूँगा दोनों में कितना अंतर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।